हेलो बच्चों, देखिए आज के इस वीडियो में जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर में जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर जो टॉपिक है वो काफ़ी ईजी होता है ना, तो सबसे पहले वो कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद से जो LCR सर्किट है ना, LCR सर्किट से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फिर उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर इंडक्टिव सर्किट भी है, कैपेसिटिव सर्किट भी है ना, ये सब भी है, तो इसको भी जल्दी डिस्कस कर लेंगे है ना। फिर LCR पे आएंगे, फिर LCR भी हमारा बहुत ईजीली हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर स्टार्ट करते हैं और उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 62 है, ये मैं MTG बुक का रेफरेंस ले रहा हूँ। जो जब देखेंगे इसमें तो ट्रांसफार्मर उसमें लिखा हाई वोल्टेज टॉपिक है ना, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टॉपिक है ना। तो इसमें जो MCQ टाइप का जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें देखिए बोला जा रहा है कि असर्शन में जो है एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नॉट लॉस्ट। ठीक है, तो ये तो हम जानते ही हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता। बताया था मैंने आपको कि इनपुट पावर जो है आउटपुट पावर के बराबर होता है, इफिशिएंसी क्या होती है 100%, तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। रीजन में क्या बोल रहे हैं, इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीजेस बस द करंट इंक्रीजेस, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या होता है, इंक्रीज होगा है ना। अगर आप ऐसे देखें लॉजिक तो P कॉस्ट क्या होता है V/I, तो पावर हमारा सेम रहता है, तो वोल्टेज अगर हमारा इंक्रीज होगा, वोल्टेज अगर हमारा क्या होगा डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, या जो है वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा डिक्रीज होगा। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हमारा क्या है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप डाउन में वोल्टेज क्या होगा डिक्रीज होगा, अब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा इंक्रीज होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो हमारा ये एक्सप्लेनेशन है, जो रीज़न है, वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इवन नॉन आइडियल ट्रांसफार्मर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में भी ये कंडीशन होल्ड करता है, मतलब ये सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, असर्शन का, तो आइडियल में भी ये कंडीशन होल्ड होता है और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में भी ये कंडीशन होल्ड होता है। ठीक है, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्टली वैलिड रीज़न है ना फॉर द असर्शन। सो हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी चूज़ करेंगे। ये बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला जा रहा है ये बल्ब इज रेटेड 100 वाट एंड 110 वोल्ट। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यह है कि जो बल्ब है वो मैक्सिमम पावर कितना दे सकता है 100 वाट, कितने पे देगा वो 110 वोल्ट पे है ना। इट इज़ ऑपरेटेड बाई ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो जो बल्ब है उसको कितना करंट दिया जा रहा है 1 एम्पियर का, सप्लाइड बाई ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जो बल्ब है, ठीक है, बल्ब को जो करंट मिल रहा है कौन दे रहा है करंट, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको करंट दे रहा है। बोल रहा है इफ द इनपुट वोल्टेज एंड इफिशिएंसी द ट्रांसफार्मर आर 220 वोल्ट एंड 0.9 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया उसको हम लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 की बात कर रहे हैं। इसमें जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना, इसका इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, तो इनपुट वोल्टेज मतलब VP दिया हुआ है 220 वोल्ट है ना, और इसकी जो इफिशिएंसी है मतलब नीटा दिया हुआ है 0.9। इफिशिएंसी आपको बता चुका हूँ, इफिशिएंसी क्या होता है हमारा, ठीक है, आउटपुट पावर है ना PO, ठीक है, अपॉन इनपुट पावर PI। ठीक है, ये होता है इफिशिएंसी। बस में समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि P आउटपुट इक्वल्स टू N टाइम्स P इनपुट है ना, ये नीटा टाइम्स। ठीक है, अब नीटा का वैल्यू दिया हुआ 0.9 दिया हुआ, हमसे क्या पूछा जा रहा है, द इनपुट करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन्स इज। ठीक है, तो जो मेन होगा जहाँ से ट्रांसफार्मर को हम कनेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें कितना आपका करंट आएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में लिख लेते हैं। देखिए आउटपुट में क्या लिख लेंगे हम लोग VO, ठीक है, VO, और या फिर VS लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंडरी वाला, चलिए VO लिख लेते हैं। VO इंटू IO इक्वल्स टू न्यूट्रल टाइम्स 0.9 हो जाएगा, और PI यानी P इनिशियल, ठीक है, इनपुट बोल सकते हैं हम लोग, तो या फिर प्राइमरी में बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा VI इंटू II। ठीक है, VI इंटू II ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा करंट है बल्ब के अंदर, यानी इनिशियल जो I है,
ठीक है, वो हमारा दिया हुआ है कि यहाँ पे ये हमसे पूछा जा रहा है, ये ठीक है, बोला जा रहा है कि इनपुट करंट कितना होगा, नहीं है, और भी आई नॉट हमको दिया हुआ कितना 1 एम्पियर। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो ट्रांसफार्मर से जो करंट निकल रहा है वो कितना दिया हुआ है, यानी आई ओ कितना दिया हुआ है वो 1 एम्पियर, ठीक है, और वी नॉट कितना दिया हुआ है आपका 110। तो क्या हो जाएगा 110 मल्टीप्लाइड बाई कितना 1 इक्वल्स टू, ठीक है, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई वी आई, ठीक है, वी आई कितना दिया हुआ 220 मल्टीप्लाइड बाई आई आई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आई आई क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया कितना 2 है ना, और ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 0.9, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा हमारा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10/18 यानी 5/9 एम्पियर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये इक्वेशन, ठीक है, नीटा का जो फार्मूला ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एफिशिएंसी का, उसी में मैंने सॉल्व कर लिया। क्या इनपुट है क्या आउटपुट है वो आपको पता होना चाहिए। तो इनपुट पहले ही हमसे पूछा जा रहा है, इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, आउटपुट ट्रांसफार्मर से जो निकल रहा है उसको बोल दिया है कि 1 एम्पियर है, और जो वोल्टेज है वो दे दिया है 110, ठीक है। उसमें जो 100 वाट दिया है वो ऐसे ही दे दिया है, उसका कोई जो यहाँ पे यूज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन सेम इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर। तो चार इसमें तीन चीज़ें दिया हुआ है, करंट, वोल्टेज, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें से कौन सा जो है आपका क्वांटिटी सेम रहता है, जो चेंज नहीं होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो वोल्टेज तो चेंज होता है हम जानते भी हैं, करंट भी चेंज होता है, ठीक है, वो भी हम जानते हैं, ठीक है। पावर नहीं चेंज होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होता है, तभी तो एफिशिएंसी 100% होती है आइडियल की। मैग्नेटिक फ्लक्स भी नहीं चेंज होगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा तो बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस होता है, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फ्लक्स का लॉस नहीं होता है। तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहने वाली है, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड पावर बोथ, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 64 का क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 65 इन बोला जा रहा है LCR सर्किट के अंदर, ठीक है, इन एन LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स इफ एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज ओमेगा नॉट, ठीक है, विल द करंट लीड और लैग बिहाइंड और बी इन फेज विद द वोल्टेज विद ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ट्रांसफार्मर का नहीं है, ये इसमें LCR सर्किट भी इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो बोला जा रहा है कि LCR सर्किट दिया हुआ है और जो हमारा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एंगुलर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि लीड करेगा लैग करेगा, ठीक है, और बी इन फेज, और फेज में रहेगा किसके साथ, वोल्टेज के साथ, ठीक है। जब ये कंडीशन दिया हुआ है कि जो ओमेगा है ओमेगा नॉट से कम है, तो हम जानते हैं अगर ओमेगा नॉट होता है, ठीक है, जब अगर हमारा ओमेगा नॉट होता है तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, एक्सी और एक्सल इक्वल होता है, ठीक है। जब मतलब कि जब हमारा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, ये ओमेगा और नॉट बोला रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो एक्सी और एक्सल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। और उस टाइम पे अगर हम बता चुके थे जो ग्राफ होता है उसका जो जेड होता है क्या होता है, मिनिमम, ठीक है। जेड क्या होता है हमारा, जो इम्पिडेंस होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, ओमेगा नॉट। तो अब ये पूछा जा रहा है कि अगर ओमेगा जो है एक हमारी फ्रीक्वेंसी है जो ओमेगा नॉट से कम है, तो ये हमारा ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट से कम होगा, ठीक है। तो ओमेगा नॉट से कम होगा तो बोल रहे हैं जो सर्किट होगा वो कैपेसिटी होगा या लीड करेगा लैग करेगा, ठीक है। तो लीड या लैग कैसे डिसाइड करेंगे, लीड और लैग हम डिसाइड करेंगे कि सर्किट हमारा कैपेसिटिव है, इंडक्टिव है या रजिस्टिव है, ठीक है। तो जब ओमेगा नॉट होगा तब तो सर्किट कैसा होगा, रजिस्टिव होगा। रीजन क्या है, जेड मिनिमम होगा, जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, आर होती है, एक्स और एक्सल बराबर हो गया, कैंसिल आउट हो गया है ना। तो उस टाइम पे सर्किट यानी ओमेगा नॉट पे सर्किट कैसा होगा, रजिस्टिव। अब लेस देन ओमेगा नॉट, ठीक है। तो अब देखो अगर ओमेगा नॉट से कम है, ओमेगा नॉट जब कम होगा, ठीक है, तो अब देखो एक्सी क्या हो जाएगा, एक्सी होता है 1/ओमेगा c, और एक्सल क्या होता है, ठीक है, ओमेगा एल, ठीक है। तो देखो जब ओमेगा हम कम करते जाएंगे, ओमेगा अगर हम कम करेंगे ना, ओमेगा कम करेंगे तो देखो एक्सी ओमेगा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक्सी अगर ओमेगा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एक्सी कम होता जाएगा, ओमेगा कम होता जाएगा तो एक्सी बढ़ता जाएगा, ठीक है, और एक्सल बढ़ता जाएगा। यानी जो सर्किट है वो कैपेसिटिव डोमिनेंस हो जाएगा, है ना। यानी जो सर्किट है वो कैपेसिटी की तरफ
मूव करेगा, है ना। और अगर सर्किट कैपेसिटी होगा तो हम जानते हैं कि जो हमारा करंट होता है वो लीड करता है, ठीक है। करंट क्या करता है, लीड करता है, वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, प्योरली कैपेसिटी सर्किट में, है ना। तो यहाँ पूछा था करंट लीड करेगा कि लैग करेगा, ठीक है। तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा, कितने से करेगा, π/2 से लीड करेगा। मतलब ये नहीं पूछा था, बस लीड करेगा, लैग करेगा, लीड कर जाएगा, ठीक है। वी कांट, अगला क्वेश्चन, वी कैन नॉट स्टेप अप ए डीसी वोल्टेज यूजिंग ट्रांसफार्मर, है ना। तो डीसी वोल्टेज को हम स्टेप अप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये बताया था आपको सब क्लास में कि डीसी वोल्टेज जो है वो फिक्स वोल्टेज होता है, ठीक है। फिक्स वोल्टेज होगा तो करंट भी फिक्स होगा, यानी करंट में चेंज नहीं आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो इंडक्शन नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर में इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है ना। तो अगर हमारा करंट डीसी होगा तो इंडक्शन होगा ही नहीं, यानी जो करंट प्राइमरी से जा कर के सेकेंडरी में लिंक हो रहा है, फ्लक्स लिंक हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, जो भी चीज़ें लिंक हो रही हैं वो नहीं होंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो करंट इंड्यूस होगा ही नहीं। तो इसलिए जो डीसी होता है उसको हम लोग ट्रांसफार्मर से स्टेप बाय स्टेप डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। अगला, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए मेटल डिटेक्टर वर्क। तो मेटल डिटेक्टर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो मेटल डिटेक्टर वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस पे, ठीक है। ये क्लास में ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि जो मेटल डिटेक्टर होता है वो आपका रेजोनेंस पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द वर्किंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कर लेंगे आप। वाइज लेमिनेटेड को आयरन कोर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो क्यों आयरन कोर यूज़ करते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं, ये भी चीज़ें जो डिस्कस थियरी पार्ट है आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ये 67 अभी स्किप कर दीजिए आप, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। 68 मतलब करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वही डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए 68 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोला जाता है प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। अब जो प्राइमरी कॉइल है आइडियल ट्रांसफार्मर का वो बोला स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, 100 टर्न्स है उसका, ठीक है। उसका क्या दिया हुआ है, 100 टर्न्स। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला जा रहा है, जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है ना, उसमें जो है प्राइमरी टर्न्स दिया हुआ है, यानी हमको एनपी दिया हुआ है। एनपी दिया हुआ कितना हमारा 100, ठीक है। एनपी कितना दिया हुआ हमारा, द प्राइमरी कॉइल ऑफ आइडियल स्टेप ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स, है ना, एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज आल्सो 100, ठीक है। तो देखिए ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में गारंटीड है, हमको पता होता है कि एन एस ग्रेटर देन एन पी होता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है कि एन एस बाई एन पी, एन एस बाई एन पी। तो एन एस बाई एन पी की वैल्यू दे दिया कितना, ये आपको 100, ठीक है। तो ये जो है आपको दे दिया है 100, बोल रहे हैं द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इनपुट वोल्टेज यानी वी पी दिया हुआ है, ठीक है। वी पी क्या दिया हुआ है हमको 220 वोल्ट, ठीक है। और हमारा इनपुट पावर भी क्या दिया हुआ है, यानी हम पी इनपुट लिख देते हैं, पी इनपुट दिया हुआ हमारा 1100 वाट, ठीक है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है ये, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बताना है, सेकेंडरी में कितना टर्न्स होगा, ठीक है। तो देखिए एनपी दे दिया है, सेकेंडरी में टर्न्स निकालना है, तो ये हो जाएगा एन एस इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाई एन पी, ठीक है। तो 100 इंटू एन पी की वैल्यू कितनी है 100, यानी कितना हो जाएगा ये 10,000, ठीक है। तो एन एस कितना हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। करंट इन प्राइमरी, प्राइमरी में आपको करंट निकालना है, तो प्राइमरी में करंट कैसे निकालेंगे देखिए, तो प्राइमरी में करंट निकालने के लिए, ठीक है, हमको और कोई करंट तो दिया नहीं हुआ है, तो प्राइमरी में करंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर दीजिए। देखिए हमारा पी आई इक्वल क्या होता है, वी पी इंटू आई पी, ठीक है, वी पी इंटू आई पी। तो पी आई हमको दिया हुआ कितना, इतना, वी पी दे दिया हमारा कितना 220 इंटू आई पी हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आई पी क्या कर लेंगे 100/220 कर लेंगे,
ठीक है। ये देखिए हमारा जो है इसको हम लिख सकते हैं 110/220 × 10 तो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा हमारा 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये 5 एम्पियर हमारा इनपुट करंट आ जाएगा। नेक्स्ट है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी पूछा है, ठीक है। तो इस फार्मूला से लग जाएगा, इसे लगा लीजिए, NS/NP = VS/VP, है ना। NS/NP की वैल्यू 100 ऑलरेडी आपको पता है, VS निकालना है आपको, और VP आपको दिया हुआ 220। तो ऐसे VS कितना हो जाएगा 220 × 100, यानी कितना हो जाएगा 3 × 0 वोल्ट। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर करंट इन सेकेंडरी निकालना है, ठीक है। तो करंट इन सेकेंडरी कैसे निकालेंगे, अगेन वही लॉजिक, ठीक है। पावर आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा VS और IS, है ना। तो यहाँ से IS कितना हो जाएगा, IS हो जाएगा P0/VS। और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। आप ट्रांसफार्मर इक्वेशन ये वाला यूज़ कर सकते हैं, IP/IS लगा करके भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो तरीका पसंद आए उससे आप कर सकते हैं। जो आसान क्वेश्चन है इसको करिएगा। फिर पावर इन सेकेंडरी तो इतना ही हो जाएगा, यही पावर इन सेकेंडरी होगा, कहाँ गया, हाँ यही पावर इन सेकेंडरी होगा, यही पावर इन प्राइमरी होगा, यानी इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी थे। अगर हम 69 नंबर क्वेश्चन को देखें, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आया था ना बोर्ड एग्ज़ाम में अभी रिसेंट 2025 में, इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है ना। ये क्वेश्चन ये ढंग से फ्रेम नहीं कर पाए हैं। ये क्वेश्चन जो है मेरे अकॉर्डिंग गलत है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जिस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहिए था वो फ्रेम नहीं कर पाए, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन जो 69 का फर्स्ट पार्ट है, राइट द प्रिंसिपल वर्किंग ऑन ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, 5 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन था 2.5 मार्क्स आपका फिक्स हो गया। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज डिज़ाइन टू कन्वर्ट 50 वोल्ट इंटू 250 वोल्ट, ठीक है। तो 250 वोल्ट को 250 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इट ड्रॉस 200 वाट पावर फ्रॉम एन AC सोर्स, ठीक है। तो AC सोर्स यानी पावर दे दिया हमारा 200 वाट, ठीक है। तो यही इनपुट पावर होगा, यही आउटपुट पावर होगा, ठीक है। यही इनपुट हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा आउटपुट। और यहाँ पे देखिए जो 50 वोल्ट और 250 वोल्ट है, ये हमारा अगर देखें हम लोग तो VP दिया हुआ 50 वोल्ट और VS दिया हमारा 250 वोल्ट, है ना, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और बोल रहे हैं ड्रॉज एन AC सोर्स हुज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज गिवन बाय, ठीक है। तो ये जो पावर ड्रॉ करता है ना, अब ट्रांसफार्मर में जो हम वोल्टेज देते हैं, ठीक है, वो वोल्टेज इसने इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया है। क्या दिया है वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज दे दिया हमारा 20 साइन क्या चीज़ 100πt वोल्ट, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नहीं बताया था कि कौन सा वोल्टेज है ये, है ना। तो चूँकि ये जो इक्वेशन वो AC वोल्टेज दिया हुआ है, ये AC वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें ये हमारा क्या हो जाएगा, पीक वोल्टेज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पीक वोल्टेज। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, RMS वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ इनपुट करंट। तो इनपुट करंट का RMS वैल्यू क्या होगा, यानी जब हम ट्रांसफार्मर को वोल्टेज दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम कितना करंट वो ड्रॉ कर रहा होगा, उसका RMS वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए पावर तो हमको पता है, पावर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 200 वाट, ठीक है। तो एक चीज़ तुमको पता होता है कि जो पावर होता है वो क्या होगा VRMS × IRMS होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देखिएगा, क्या प्रॉब्लम है, ये जो क्वेश्चन है ना इसमें ये V0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है V0, और V0 को अगर हम लोग √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाता है हमको, VRMS मिल जाता है। तो अब VRMS हम ये वाला रखें 20/√2, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 20/√2 रखा है, या
जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होता कौन सा वोल्टेज है तो वो आरएमएस होता है। क्या होता है? आरएमएस। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है वो हमारा क्या हो जाएगा? आरएमएस। इसलिए क्वेश्चन में डायलेमा प्रोड्यूस हो गया कि हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। अगर आप इसको करके लोगे तो आंसर कुछ और आएगा, और इसको आप लोगे तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? तो हम जो है कोई सा भी उठा सकते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा डायलेमा प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, मतलब सबका बच्चे का आंसर अलग अलग आएगा ना। वो कोई नहीं, इसने इसको लिया होगा तो अलग आएगा, इसको लिया होगा तो अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंप्लिसिटी के लिए देखिए 200 है, कौन सा आपको ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा इजी यही रहेगा 50 वाला, कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो पावर कितना होगा? 200। वी आर एम एस आपका दिया 50। ठीक है, आई आर एम एस आपको निकालना है, तो आई आर एम एस यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? 4 वोल्ट हो जाएगा। आई आर एम एस कितना हो जाएगा? सॉरी 4 एम्पियर। आई आर एम एस कितना हो जाएगा हमारा? 4 एम्पियर। ठीक है, तो हम इजी कैलकुलेशन की वजह से इसको हम कर रहे हैं। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तब आउटपुट वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज। तो अब कैसे लिखेंगे? देखिए ये दिया हमको आरएमएस दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? ये आरएमएस। ठीक है, आउटपुट वाला। तो वी आउटपुट अगर हम लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? वी नॉट। ठीक है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये चीज़ तो वही रहेगा, ये चीज़ तो वही रहेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग 100 पाई टी ही पुट करेंगे। लेकिन अब इस वी नॉट की जगह पे, वी नॉट की जगह पे ये वी आर एम एस दिया हुआ है। ठीक है, तो वी नॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? वी आर एम एस होता है हमारा वी नॉट बाई √2। तो अगर वी नॉट निकालना तो क्या करना पड़ेगा? इसमें √2 से मल्टीप्लाई करना, 250 √2 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 250 √2 साइन 100 पाई टी वोल्ट। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप इसको लेकर चलोगे तो कुछ और आएगा। यहाँ से अगर आप जो है करोगे तो जो वी आर एम एस है, वी आर एम एस हो जाएगा 20/√2। जो वी आर एम एस हो क्या हो जाएगा आपका? 20/√2। ठीक है, तो यहाँ से 20/√2 हो जाएगा। फिर अब इसको आप यहाँ पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पे 200 है, फिर यहाँ से आई आर एम एस निकलेगा। बात समझ में आ रहा ना? तो आपको ऐसे करना है। अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। अभी इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं कि अगेन यही फॉर्मूला लगा दीजिए। पावर जो है इक्वल होगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एस, वी आर एम एस और वी आर एम एस और क्या हो जाएगा आपका? आई आर एम एस ना। तो यहाँ से आई आर एम एस आउटपुट वाला निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? 200/250 200/250 कर लेंगे। तो ये हमारा आई आर एम एस। उस आई आर एम एस को क्या कर लेंगे हम लोग? यहाँ देखिए क्वेश्चन लग गया, तो ये हो गया 4/5 है ना, 4/5। तो यहाँ से जो आई नॉट हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5√2 आई नॉट। तो जो हमारा इन आउटपुट वाला करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4/5√2 साइन क्या चीज़? 100 पाई टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 100 पाई टी। बस में मारो ना। तो ऐसे हमको करना होगा। तो इसलिए क्वेश्चन जो थोड़ा डायलेमा वाला था, क्योंकि यहाँ पे हम या तो ये यूज़ करेंगे तो अलग आंसर आएगा, और ये जो है ये वाला यूज़ करेंगे तो अलग आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? जब क्वेश्चन गलत फ्रेम कर दिया तो फिर हमको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। इस वजह से थोड़ा सा पेपर टफ हो गया था पिछले साल। इस तरह के एक और क्वेश्चन है जो नहीं पूछना चाहिए था, उन्होंने पूछ दिया था, है ना। नेक्स्ट 70 नंबर में देखिए आपको डेरिवेशन करना है Vs और Vs/Vp का इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्म्स। फिर फोर मेन कॉजेज़ ऑफ एनर्जी लॉस इन रियल ट्रांसफार्मर बताना। तो जो रियल ट्रांसफार्मर है ना, उसमें जो 4 एनर्जी लॉसेस होते हैं ना, वो आपको बताना है। ठीक है, और चाहे तो उसका रीजन बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 71 नंबर, ड्रॉ ए लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ स्टेप ट्रांसफार्मर ऑब्टेन द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी। मतलब कुल मिला जुला के आप पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर इक्वेशन क्या करना, आपको ड्राइव करना है ना। अगला बोला जा रहा है इसका बी पार्ट, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2200 वोल्ट, है ना, to a step down transformer with its primary winding having 3000 turns. Find the number of turns in secondary
टू गेट द पावर आउटपुट एट 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, मतलब आपको यही फार्मूला लगाना है। और आप देखेंगे तो इस इक्वेशन में तो इसमें जो है 71 का जो बी पार्ट है आपका, इसमें ये फॉर्मूला लगना है एन एस बाई एन पी इक्वल्स टू वी एस बाई वी पी। तो देखिए पढ़िएगा, क्वेश्चन में सारी वैल्यूज दी हुई है। यहाँ से जो आपको निकालना है फाइंड नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी, तो ये चीज़ वेरिएबल वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से एन एस कितना हो जाएगा, वी एस बाई वी पी मल्टीप्लाइड बाई एन पी। देखिए सारा वैल्यू दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का फर्स्ट अगेन वही सब जो है आपको डेरिवेशन करना है। सेकंड में भी डेरिवेशन है, थर्ड में भी डेरिवेशन है ना। फोर्थ वाला देखिए इसका, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू 20 वोल्ट सप्लाई व्हेन इट्स डिलीवर्स ए पावर टू ए 110 वोल्ट 550 वाट रेफ्रिजरेटर, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि कितना करंट ड्रॉ करेगा प्राइमरी से। ठीक है, कितना करंट ड्रॉ करेगा पर प्राइमरी से, और जो कनेक्टेड है 220 वोल्ट सप्लाई से है, और जो पावर डिलीवर कर रहा है वो 50। तो यहाँ पे कुल मिला जुला के जो है आपको लगाना है ये वाला फार्मूला, कौन सा, वी एस बाई वी पी इक्वल्स टू आई पी बाई आई एस। ठीक है, वी एस आप देखेंगे तो ये दे दिया है 110, वी पी आपको दे दिया है 220। ठीक है, आई पी आपको बताना है, और आई एस आपको नहीं मालूम। ठीक है, तो आई एस मालूम करने के लिए देखिए पावर दिया हुआ है, हम ये लगा सकते हैं पावर आउटपुट इक्वल्स टू क्या चीज़, वी एस आई पी, वी एस आई एस, है ना। तो वी एस आई एस में देखिए ये दिया हुआ 550 वाट, है ना, और वी एस हमको दे दिया है 110, और आई एस हमको नहीं मालूम। तो यहाँ से आई एस आप देखेंगे कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। अब जैसे ही आई एस की जगह क्या रखेंगे, 5 एम्पियर, तो यहाँ से जो आई पी है वो हो जाएगा 5/2 दैट इज़ 2.5 एम्पियर। देख सकते हैं क्वेश्चन जो है कितना आसान है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आए हुए थे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, रिसेंट में, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो देखिए ट्रांसफार्मर बहुत आसान सा टॉपिक है, गिने चुने फार्मूले हैं। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन कुछ देर पहले जो मैंने कराया, अगर डायलेमा नहीं प्रोड्यूस करता है तो बहुत ईजी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इसका प्रैक्टिस कर लेना है, इसका डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लेनी है, आप बहुत ईजिली कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हम लोग थोड़ा इस पर देखते हैं। देखिए ग्राफ दिया हुआ, बोला उसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला जो ग्राफ है, पी वाला जो ग्राफ है, वो जो है वोल्टेज वेरी तो कर रहा है, लेकिन उसका जो है आपका पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, इसलिए अल्टरनेटिंग नहीं है। इसमें पूछा था कौन सा जो है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा, कौन सा ग्राफ ये बताना है। ठीक है, तो पी नहीं है, क्यू नहीं है, आर भी नहीं है, एस है आपका। ठीक है, एस क्यों है, क्योंकि एस में देखिए पोलैरिटी भी चेंज हो रहा है और वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसलिए एस आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो एमसीक्यू होते हैं थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं एमसीक्यू स्किप नहीं करूँगा, एमसीक्यू मैं थोड़ा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिए। बोला जा रहा था आरएमएस करंट इन ए सर्किट कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, है ना। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो दे दिया कितना, 50 हर्ट्ज दे दिया है। ठीक है, और जो आरएमएस करंट वो दे दिया है, यानी हाई आरएमएस दे दिया है 15 एम्पियर। ठीक है, आई आरएमएस दे दिया 15 एम्पियर। तो बोल रहा था वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट आफ्टर, यानी टाइम दे दिया है 1/600 सेकंड के बाद। ठीक है, सेकंड के बाद। ठीक है,
द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट आफ्टर द इंस्टेंट द करंट इज ज़ीरो इज़, है ना। तो आपको ये बताना है कि इतने सेकंड के बाद सर्किट में कितना करंट होगा वो आपको निकालना है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आई का जो फार्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला होता है हमारा। तो आई इक्वस टू आई नॉट, अब आई आर एम एस दिया हुआ है, ठीक है। तो आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस होता है हमारा आई नॉट बाई रूट टू। तो आई नॉट यहाँ से क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा 15√2। तो आई नॉट की जगह क्या हो जाएगा 15√2, ठीक है। साइन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू, ठीक है, इंटू टी, ठीक है। अब देखिए 2 पाई न्यू होती है, न्यू की वैल्यू दे दिया कितना 50, न्यू की वैल्यू क्या दे दिया आपको 50, और टी की वैल्यू दे दिया 1/600। तो ये इससे 12 टाइम में चला जाएगा, ये इससे 6 टाइम में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15√2 साइन पाई/6। पाई/6 का मतलब होता है कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री तो 1/2 यानी आ जाएगा 15√2/2 यानी हो जाएगा 15/√2 एम्पियर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहे हैं डिफरेंशिएट द पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो पीक वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट को आपको रूट मीन स्क्वायर करंट को आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डेफिनेशन से डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन, यानी ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है, ठीक है। आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू, कैसे डेरिवेशन इसका होता है वो डेरिवेशन आपको करना है। 2025 में ये आ चुका है और वो भी 3 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। तो डेरिवेशन छोड़ना नहीं है, डेरिवेशन आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, ये भी MCQ है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें बोला जा रहा है एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द आइडियल इंडक्टर, ठीक है, द करंट इन इट, ठीक है। तो इंडक्टर में हम क्या कर रहे हैं, AC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा, लैग करेगा। तो इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग करता है। इंडक्टर में जो करंट होता है वो क्या करता है, लैग करता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं आइस, ठीक है। करंट कम्स बिफोर, ठीक है, करंट कम्स बिफोर वोल्टेज, ई का मतलब EMF वोल्टेज, ठीक है। किसमें, आई फॉर इंडक्टर, तो ऐसे याद रखना है आइस से, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप कि करंट कम्स बिफोर वोल्टेज, ठीक है। तो इंडक्टर के अंदर आई फॉर इंडक्टर, तो इंडक्टर के अंदर करंट पहले आता है, ठीक है। कितना पहले, पाई/4, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो करंट पाई/2 नॉट पाई/4। तो करंट ये देखिए, ये जो ऐसे बनता है ग्राफ हमारा, ये पूरा एक साइकिल होता है, ठीक है। ये 1 साइकिल, ठीक है, ये 1/4 साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये 3/4 साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल, ठीक है। अब ऑप्शन में जो है कुछ दिया हुआ है, ये पाई/4 के टर्म में, पाई/2 के टर्म में नहीं दिया हुआ, साइकिल के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पाई/2 होता है, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा 3π/2 होता है, ये हमारा 2π होता है ना। तो मैंने बताया था कि जो करंट होता है वो पाई/2 से लैग करता है। तो पाई/2 से लैग का मतलब कितना हो गया, 1/4 साइकिल से लैग कर रहा है, ठीक है। 1/4 साइकिल से क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये, लैग बाई 1/4 साइकिल, ठीक है। लैग द वोल्टेज बाई 1/4 साइकिल, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे प्रूफ करने वाला है, 2025 में आया था, ये 2024 में आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन करना सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है आप कर लेंगे, और सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकालना है सोलेनॉइड के लिए, वो भी निकाल लेंगे आप, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट 5 का, कि कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल यूजिंग फॉलोइंग डेटा। तो कुछ डेटा दिया हुआ है AC और DC सोर्स के लिए, और आपको क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो DC सोर्स के लिए सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, DC सोर्स के लिए सेल्फ इंडक्टेंस जो है आपको कैसे निकालोगे आप, देखिए जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं एक्सल इक्वल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, ठीक है। तो एल क्या हो जाएगा, एक्सल बाई ओमेगा, ठीक है। तो सोचिए अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 0, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 0 हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो हमारा जो इंडक्टेंस है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा मेरी 0 है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि DC के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है 0, तो DC के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होगी, ठीक है। तो L क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और आपको निकालना किसके लिए, AC के लिए,
और टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो टेबल में वी और आई दिया हुआ है, तो वी और आई से आप क्या निकाल लेंगे, वी और आई से आप एक्सल निकाल लेंगे। तो एक्सल क्या हो जाएगा, वी बाई आई, ठीक है। क्योंकि ये भी तो एक रेजिस्टेंस है, तो वी और आई दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी 3 दिया हुआ है, 3 में से कोई एक उठा लीजिए, मैं पहला वाला उठा लेता हूँ। तो वी दिया हुआ है 3 और आई दिया हुआ है 0.5, तो कितना हो जाएगा ये आपका 6, ठीक है। तो एक्सल 6 आ गया। तो एक्सल जब 6 आ गया, ठीक है, और ओमेगा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है 2 पाई बाई, ठीक है, ओमेगा दिया हुआ हमारा 200 बाई पाई, ओमेगा नहीं दिया हुआ, सॉरी न्यू दिया हुआ है, नॉट ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई न्यू, ठीक है। तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 200 बाई पाई, ठीक है। पाई से पाई कितना कितना हो गया ये 400, ठीक है। तो ओमेगा हमारा आ गया, ठीक है। तो एक्सल को हम क्या कर लेंगे, ओमेगा से डिवाइड कर देंगे और हमारा जो एल है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं कर रहा इसको, तरीका आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बताना है व्हाट इज़ द इम्पिडेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, ठीक है। अब उसका फ्रीक्वेंसी n हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो उसका कैपेसिटेंस, उसका जो है इम्पिडेंस बताना है। तो भाई सिर्फ उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, तो जो उसका इम्पिडेंस हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा भाई, जब केवल कैपेसिटर लगा तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, एक्सी के बराबर, और एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा c, ठीक है। और बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो n हर्ट्ज़ है, तो फ्रीक्वेंसी अगर n हर्ट्ज़ जाता है फार्मूला क्या बन जाएगा 2 पाई NC, बस बात ख़त्म। ये कितना हो गया आपका एक्सी की वैल्यू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये एन एसी सोर्स ऑफ EMF V = V0 sin ओमेगा t इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर करंट। मतलब V = V0 sin ओमेगा t दिया हुआ है, आपको करंट निकालना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। और कैपेसिटर के क्रॉस दिया हुआ है, तो कैपेसिटर के क्रॉस कैसे करते थे, कैसे करंट निकालते थे, वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है। पहले किरचॉफ लॉ लगाते हैं, फिर उसमें Q निकालते हैं, तो Q = CV होता है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तब जाकर हमारा करंट आता है। तो उसको कर लीजिएगा आप। फिर उसका ग्राफ भी प्लॉट करना है, करंट वर्सेस ओमेगा t, और करंट वर्सेस ओमेगा t मतलब थीटा। तो जब थीटा बोलेंगे तो आप पाई 0, पाई/2, फिर पाई, फिर 3 पाई/2, फिर 2 पाई, ऐसे करके आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और सेम एक्सिस पे करना है करंट के लिए भी और वोल्टेज के लिए भी, तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोला जा रहा है AC वोल्टेज V = Vm sin ओमेगा t, और Vm की वैल्यू दिया हुआ 300 वोल्ट, 310 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 हर्ट्ज़, और ये एक प्योर कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्टेड है, और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 15 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। बोल रहे हैं रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपसे पूछ रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें जो है आपसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा जा रहा है, यानी आपसे एक्सी पूछा जा रहा है। एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा c होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए C दे दिया है, ओमेगा भी दे दिया है, तो हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा ने दिया, न्यू दिया है, ठीक है, तो 2 पाई न्यू इंटू C कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। बोला जा रहा था एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो करंट का एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो I0 क्या होता है V0/XC, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ना, तो यहाँ से ओमेगा से XC निकालेंगे, और V0 आपका दिया हुआ कितना 310, और यहाँ से XC से डिवाइड करेंगे, I0 आपका निकल जाएगा। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट थ्रू द कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आपको करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। तो कैपेसिटर के अंदर करंट कैसा होता है, I = I0 sin ओमेगा t प्लस पाई/2, ऐसा कुछ होता है। अब I0 यहाँ से निकाल चुके होंगे, यहाँ रख दीजिएगा, जो भी निकालिएगा यहाँ रख दीजिएगा। मैं डायरेक्ट वैसे लिख देता हूँ, ठीक है, साइन
और ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई में आपका देखिए 2 पाई न्यू टी होता है ना, तो इधर 2 पाई न्यू टी लिखेंगे प्लस पाई/2 लिखेंगे। तो इसको फर्दर लिख पाएंगे 310, वही सब में करिएगा। और ये न्यू की जगह पे 2 पाई हो जाएगा 100 पाई टी हो जाएगा प्लस पाई/2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। बोला जा रहा है द फिगर शोज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो आपको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया हुआ है आपका, इधर XC दिया हुआ है, इधर आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, न्यू दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज नोन है। तो अगर आप देखिए तो आपको यहाँ दिया हुआ 100 पे ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। 100 पे 6 दिया हुआ है। तो 100 पे अगर 6 दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये लिख सकते हैं कि XC क्या होता है 1/ωc होता है। और यहाँ से हमको क्या निकालना था, C निकालना था ना, तो C कॉस्ट क्या हो जाएगा 1/ωXC, ठीक है। अब यहाँ से सारी वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। यहाँ देखो ओमेगा की जगह क्या लिख लेंगे 2 पाई न्यू XC, ठीक है। तो XC की वैल्यू 6 है, यहाँ पर रख दीजिएगा। न्यू की वैल्यू 100 है, ठीक है 100, और सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से C क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसी का B पार्ट, एन आइडियल इंडक्टर हैज सेम रिएक्टेंस एज 100, एन आइडियल इंडक्टर हैज सेम रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो 100 हर्ट्ज पे जो रिएक्टेंस है वही रिएक्टेंस एक आइडियल इंडक्टर का ऐसा बोल रहे हैं। एज द कैपेसिटर हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर का इंडक्टेंस निकालना है। तो इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी बोला सेम है, ठीक है, रिएक्टेंस सेम है, ठीक है। तो रिएक्टेंस सेम है तो क्या हो जाएगा हमारा, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी XC आएगा, यानी XC बराबर क्या कर लेंगे, XL कर लेंगे, XC बराबर XL कर लेंगे, है ना। और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिखेंगे 1/ωc, और इसको लिखेंगे ωL, ठीक है। तो यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ XC आप निकाल चुके हो, ठीक है। तो यहाँ से L नहीं सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा देखिए मैं ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाता, लॉजिक बता रहा हूँ, क्योंकि हम जो है हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, हम लोग को लॉजिक सीखना है कैसे जो है चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। नेक्स्ट है देखिए, बोला जा रहा है एक डिवाइस है X, ठीक है, और उसके क्रॉस जो वोल्टेज और करंट वो दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे मैं, तो क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ है V = V0 sin ωt। अगला को जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, तो V = V0 sin ωt दिया हुआ है, और जो I है वो दिया हुआ है I0 sin ωt प्लस पाई/2। तो देखिए यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, और करंट किस में लीड करता है, कैपेसिटर में। तो ये कैसा सर्किट है, कैपेसिटर सर्किट है ना। तो इसमें जितने भी पार्ट हैं वो आप कर सकते हैं। इसका रिएक्टेंस निकालना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, रिएक्टेंस कैसे वेरी करेगा इसी सोर्स के साथ। तो फ्रीक्वेंसी हम घटाएंगे तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। जब आप एक बार जान गए कि कैपेसिटिव सर्किट है, तो फिर जितनी भी चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं वो सारा कुछ हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसका देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई, ग्राफ दे करके आपसे X पूछ रहे हैं, ठीक है। आप ग्राफ दे करके आपसे क्या पूछ रहे हैं, X पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सेम, देखिए पिछली बार क्या दिया, इक्वेशन दे करके आपसे जो डिवाइस पूछ लिया था, इस बार ग्राफ दे करके जो है ये आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा डिवाइस है। तो यहाँ पर बस हमको ये देखना होगा कि करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, और इसमें कौन सा करंट का इक्वेशन है, ठीक है। कौन सा इसमें पूछा जा रहा है कि 3 तरह का ग्राफ इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ABC, ठीक है। ग्राफ अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप अभी अगर आप जब भी ये क्वेश्चन वीडियो आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन सामने लेकर बैठेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा उसमें। तो जो ABC 3 ग्राफ दिया हुआ है, उसमें जो A वाला ग्राफ है, देखिए जो A वाला ग्राफ है वो बार बार मतलब एक साइकिल में 2 बार चेंज हो रहा है। यानी ये जो ऐसा ग्राफ किसका होता है, पावर का होता है। पावर क्या होता है, एक साइकिल में 2 बार फ्लक्चुएट करता है, मतलब सॉरी एक हाफ साइकिल में 2 बार फ्लक्चुएट करता है, या मतलब फुल साइकिल में वो क्या करता है आपका
वैल्यू 4 बार चेंज करता है ना, 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव। तो ये पावर हो जाएगा आपका, जो ए वाला है वो पावर हो जाएगा। बी वाला आपका क्या है, जो है बी वाला आपका वोल्टेज, क्योंकि बोला है इक्वेशन ये बोला है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी दिया, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा, यानी जब टाइम 0 था तो वोल्टेज 0 था, तो जब टाइम 0 था तो वोल्टेज 0 था, इसका मतलब बी वाला क्या हो जाएगा वोल्टेज। और जब टाइम 0 था तो करंट हमारा लीड कर रहा था, ठीक है, करंट वोल्टेज से लीड कर रहा था, तो करंट वोल्टेज से लीड कर रहा था, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कैपेसिटिव सर्किट। अगेन सारा क्वेश्चन का रिप्लाई हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 MCQ है। बोला जा रहा है एन AC सोर्स is connected to a resistor and a inductor in series. The voltage across the resistor and inductor are 8 volt and 6 volt respectively. The voltage of the source, ठीक है, 2025 में आया था। अब इसमें आप क्या करेंगे ना, डायरेक्ट आप ऐड कर देंगे, क्योंकि AC है ना, AC में हम लोग वेक्टरली ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमको जो V निकालना होगा वो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, है ना, तो हो जाएगा 64 प्लस 36, यानी कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, वोल्टेज और डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, AC वोल्टेज है। तो ये देखिए 2025 में आया था, कितना आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 था ये। उसके बाद 13 देखिए, 13 में पूरा पैराग्राफ जो है ये आप देखिए, क्वेश्चन नंबर ये भी 2025 में आया था, काफ़ी टफ क्वेश्चन था ये 2025 वाला, मतलब इसको मैं रियली बोलूँगा क्वेश्चन ये काफ़ी टफ था, क्योंकि इस तरह से जो है आपको इस तरह का मैथमेटिकल अप्रोच आपको जनरली सिखाया नहीं जाता है, ठीक है, क्लास 12th लेवल पे, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन ये टफ हो गया था। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन का तो रिप्लाई हम इसमें से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम सर्किट बनाते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये एक कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, एक S1 की है, एक S2 की है, एक बैटरी है V वोल्ट की, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, एक बार पूरा पैराग्राफ आप पढ़िएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ बोल दिया है आपसे कि जो Q है, जब बैटरी जैसे कनेक्ट, देखिए जब दोनों ओपन होगा तब, तो जब दोनों ही ओपन होगा तो फिर ये चार्ज ही नहीं होगा भाई, इसको करंट मिलेगा ही नहीं, जब तक ये ओपन होगा तो चार्ज नहीं होगा, है ना। तो इसमें बोल रहा है जो चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर जो चार्ज होता है, ठीक है, वो स्लोली मतलब चार्ज होता है। अब स्लोली जो चार्ज होता है, जो चार्ज होने का जो रेट है, जो कैसे कैसे चार्ज उस पर बिल्डअप होता है, उसका इक्वेशन एक होता है जो जनरली बताया नहीं जाता है आपको क्लास 12th लेवल पे। तो इसने बोल दिया है आपसे कि ऐसा है, ठीक है, बोल दिया है 1/e की पावर T/RC, ठीक है। अब RC क्या है यहाँ पे देखिए, ये इसका रेजिस्टेंस और C क्या है इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। T क्या है आपका टाइम है, ठीक है। तो जो चार्ज है वो टाइम के साथ ऐसे बिल्डअप होगा, यानी चार्ज और टाइम में कुछ इस तरह का रिलेशन होता है, ठीक है, ऐसे आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि जो हमारा R है, वो जो R की वैल्यू है वो 20 किलो हर्ट्ज़ है, सर 20 किलो ओम है, और C की वैल्यू जो है वो 500 माइक्रोफैराड है, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं ये। एंड V की जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, ठीक है। इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस पैराग्राफ में दिया हुआ है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहे हैं, द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर व्हेन की S1 इज़ क्लोज्ड एंड S2 इज़ ओपन। बोल रहे हैं S2 ओपन है और S1 क्लोज कर दिया। जब S2 ओपन है और S1 क्लोज कर दिया, ठीक है, तो इस कैपेसिटर पे इनिशियली जब दोनों ओपन था तो इस पर चार्ज क्या रहा होगा 0 0, ठीक है। जब इनिशियली जब ओपन रहा होगा ये, तो इस पर चार्ज क्या होगा 0 0। जैसे ही की क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, चार्ज बिल्डअप होगा, है ना, चार्ज बिल्डअप होता जाएगा। जैसे चार्ज बिल्डअप होगा, ठीक है, तो इसमें करंट डिक्रीज होता जाएगा। ये चीज़ें तो ऑलरेडी मैं क्लास में डिस्कस कर चुका, ये सब इक्वेशन वगैरह मैंने डिस्कस किया है, लेकिन कैसे चार्ज होता है ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं, कि जैसे जैसे
ये चार्ज बिल्डअप होगा, इसमें करंट डिक्रीज होगा, ठीक है। एक टाइम पे इसमें क्या हो जाएगा, जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। जब करंट ज़ीरो हो जाएगा, है ना, तो ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका होगा, ठीक है। यानी जब करंट जीरो हो जाएगा तो इसके क्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जब करंट जीरो हो जाएगा, जब आई ही जीरो हो गया और वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, आई ही जीरो हो गया तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इस बैटरी का जो भी वोल्टेज है वो सारा वोल्टेज कौन कैप्चर कर लेगा, ये, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो पूछा जा रहा है इस पर कितना चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू सी इंटू वी, ठीक है। सी की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 500 माइक्रोफैरड, यानी 5 × 10⁻⁶, ठीक है। वी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, देखिए 5 × 10⁻³ -3, 5 × 10⁻³ कूलॉम्ब, ठीक है। दैट इज़ 5 मिली कूलॉम्ब, ठीक है, 5 मिली कूलॉम्ब। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आसान था अभी, जो ये पहला पार्ट था इसका। बाकी भी पार्ट इसका देखते हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। ये आर नहीं हटाना था हमको। आर जो है 20 किलो ओम दिया हुआ है और भी हमारा 10 वोल्ट दिया हुआ है। सी हमारा 500 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, ठीक। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए इसी का। तो इसका सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है, फॉर सफिशिएंट टाइम द की S1 इज़ क्लोज्ड, S1 क्लोज था एंड S2 इज़ ओपन, S2 ओपन था। नाउ S2 इज़ क्लोज्ड एंड S1 इज़ ओपन, S2 इज़ क्लोज्ड, ठीक है, और S1 को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। व्हाट इज़ द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जब ऐसा करेंगे तो अब ये सर्किट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर को क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और जो डिस्चार्ज होगा तो हीट के फॉर्म में यहाँ से पूरा जो एनर्जी वो रिलीज हो जाएगा, है ना। यानी थोड़ी देर बाद जो कैपेसिटर वो फुल्ली क्या हो चुका होगा, डिस्चार्ज हो चुका होगा, है ना। तो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये भी आसान था, तो इसका हो गया जीरो। थर्ड क्वेश्चन बोला जा रहा है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ आर सी, ठीक है। तो जो इक्वेशन लिखा हुआ था क्या चीज़, Q इक्वल टू Q टाइम्स 1 - e की पावर -t/RC, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि इसका डायमेंशन कितना होगा, ठीक है। आर और सी का डायमेंशन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आर का डायमेंशन और सी का डायमेंशन क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आर और सी का डायमेंशन मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर लॉजिकली क्लास 11th का कॉन्सेप्ट डायमेंशन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। पावर में जो ये डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पावर जो डायमेंशन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए ना। तो उस लॉजिक से इसका जो डायमेंशन होगा वो टाइम का डायमेंशन के बराबर होगा, क्योंकि ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशनलेस तभी होगा जब इसका डायमेंशन सेम होगा, यानी इसका जो डायमेंशन होगा टाइम का डायमेंशन के इक्विवेलेंट होगा। तो चारों ऑप्शन से देख लीजिए कौन किस में टाइम का डायमेंशन दिया हुआ है। वैसे तो टाइम का डायमेंशन सब में है, लेकिन इसका सिर्फ डायमेंशन टाइम होगा, तो सिर्फ डायमेंशन टाइम किस में है, डी ऑप्शन में। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, विदाउट को सॉल्व किया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं टफ क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो अगला पार्ट है इसका उसने कुछ ऐसा पूछ दिया है, बोल रहे थे कि S1 इज़ क्लोज एंड S2 इज़ ओपन। अब अगेन S1 को क्लोज कर दिया, S2 को ओपन कर दिया, ठीक है। S1 is close to is open, the value of current in the register after 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 सेकेंड के बाद ठीक है, जो है पूछ रहे हैं कि रजिस्टर में कितना करंट होगा, द वैल्यू ऑफ करंट इन द रजिस्टर आफ्टर 5 सेकेंड। तो मतलब इसमें कितना करंट फ्लो करेगा 5 सेकेंड बाद, बस ये निकालना है। कुल मिला के भाई यहाँ जब कनेक्ट करेंगे, और ये सर्किट का पार्ट नहीं, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, जो भी करंट फ्लो करेगा ऐसे जा करके वापस आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आपको। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना करंट फ्लो करेगा।
अब करंट कैसे निकालेंगे, चार्ज हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज वेरिएबल है ना, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यही थोड़ा सा इस क्वेश्चन में वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर वेरिएबल चार्ज हो, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में फर्स्ट जो लेक्चर या सेकंड लेक्चर होता है उसमें बोलता हूँ कि चार्ज जब वेरिएबल होता है तो उसको डिफरेंशिएट करके करंट निकालते हैं, यानी आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जब आप डी क्यू बाई आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आप करेंगे, है ना, तो डी बाई डी टी ऑफ दिस होल क्वान्टिटी, ठीक है। तो एक काम करिए, देखिए क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्यू हो जाएगा, क्यू को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस ई माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टाइम के साथ ये जो क्यू है ना, ये क्यू हमारा टोटल चार्ज है, ठीक है। क्यू जो ये क्यू हमारा वेरिएबल है, क्यू वेरी कर रहा है, लेकिन ये जो क्यू है वो फाइनल चार्ज है, मतलब ये अभी से ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो हमारा क्यू है वो कांस्टेंट है, क्यू क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यही थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। बाकी डिफरेंशिएशन भी आपको आता है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे ना, वो आपको जानना है। जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे जो क्यू है क्या है, कांस्टेंट, वो जीरो हो जाएगा। अब कि यहाँ पे भी क्यू क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, ठीक है। ई की पावर जो समथिंग कुछ डिफरेंशिएशन होता है, ई की पावर समथिंग होता है तो उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ई की पावर टी, ई की पावर उतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे टी है तो पहली बात इसका डिफरेंशिएशन इतना ही होगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन जब होगा, ठीक है, तो मतलब पहले ये चीज़ यहाँ आ जाएगा माइनस टी बाई आर सी, ठीक है, बस मेरा ना। फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो टाइम का ये तो आर और सी क्या है, कांस्टेंट, भाई आर और सी क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंस नहीं होगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, क्लियर। तो यहाँ पे देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, जो है इस टी को हम यहाँ मतलब इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिखेंगे, मतलब पहले ये लिखेंगे फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई आर सी। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये क्यू बाई आर सी और ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये क्या था हमारा, आई ध्यान रखना है। अब देखिए क्यू इक्वल टू सी भी होता है तो ये आर सी हो जाएगा और ई की पावर माइनस टी बाई क्या हो जाएगा, आर सी। ये आई जो है टाइम का फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, जो आई है क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो आई टी क्या हो जाएगा, आई टी विल बिकम व्हाट, ये देखिए सी से सी गया, क्या हो गया, वी बाई आर, और वी बाई आर क्या होता है, करंट, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा आई, ठीक है, और ई माइनस टी बाई क्या हो जाएगा, आर सी। बात समझ में आ रहा सबको, क्लियर। तो ये हम निकाल सकते हैं। अच्छा अब आई की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ठीक है, सर्किट में जो आई है वो कैसे निकलेगा, तो आई क्या होता है हमारा, वी बाई आर, वी कितना दिया हुआ 10 और आर कितना दिया हुआ हमारा, ठीक है, आर कितना दिया हुआ हमारा, देखिए 20 इंटू 10⁻, किलो मतलब 3, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या कर लूँगा मैं, ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा और नीचे 20 है, तो ये भी हमारा 2 इंटू 10 लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ यानी 0.5 इंटू 10⁻³, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करंट, ये पीक करंट है ना, तो हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अब ई की पावर, ठीक है, माइनस टी टाइम कितना बोला था आपसे, 5 सेकंड, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई, ठीक है, आर इंटू सी, आर और सी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आर और सी देखिए ये आर है और ये सी है हमारा, कहाँ गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई आर, तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो 3 0 ये, तो कैसे करेंगे इसका हम लोग, ये हो जाएगा 1000, ये मल्टीप्लाई हो गए, 5 इंटू 10 हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और 10⁻⁻6 और -3 हो जाएगा 10⁻⁹ और ये फाइनली आ जाएगा हमारा 10⁻⁻5,
ठीक है, क्या आ जाएगा 10⁻⁻5, ठीक। तो ये आ जाएगा 5/10⁻⁻5, ठीक है। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन हमारा टफ है ना, इसलिए बोल रहा था मैं ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो आई थिंक कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं, एक बार इसको करिएगा आप, ठीक है। आर और सी को मल्टीप्लाई करिएगा आप, यहाँ पे आर और सी जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, अरे नहीं गलती है कि यहाँ पे देखिए यहाँ +3 होगा ना, वही बोल रहा था, यहाँ +3 होगा, आइए किलो में है ना तो +3 होगा, तो +3 होगा तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। -6 में -3 हो जाएगा, और -3 में से ये 4 0 जाएगा, 3 0 10 बच जाएगा, ठीक है। हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। क्या हो जाएगा 10, और 5/10 का मतलब ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.5 × 10⁻³ ठीक है। और e की पावर ऐसे आप लिख सकते हो 1/e⁻², e की पावर हाफ का मतलब हो गया कितना, रूट में, ठीक है। तो 1/√e तो ये √e तो आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 को हम 1/2 लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 1/2√e, ठीक है। और इंटू 10⁻³ को हम लिख लेते हैं मिली एम्पियर। ये कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कितना थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका और पार्ट भी करके दिया हुआ, बोल रहे हैं द की S1 इज क्लोज्ड, जो की S1 है वो क्लोज्ड है, S2 इज ओपन, अभी भी S2 ओपन है। द वैल्यू ऑफ करंट इन द रजिस्टर आफ्टर 5 सेकंड, सॉरी द इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्जिंग करंट इन द सर्किट इज, रजिस्टर इज, है ना। तो चार्जिंग करंट कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चार्जिंग करंट कितना हो जाएगा, इनिशियली जो करंट फ्लो करेगा, तो इनिशियली ये कैपेसिटर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। इनिशियली कैपेसिटर जो चार्ज हुआ नहीं होगा, तो जो भी वोल्टेज होगा वो इसी के करंट ड्रॉप होगा। तो करंट कितना हो जाएगा, करंट जो है I = V/R कर लेंगे हम लोग। तो V हमारा 10 दिया हुआ है, और R हमारा ये है 20 × 10⁻³ ठीक है। तो वो कहीं मैं निकाला था शायद, जो है यहाँ पे कहीं निकाला था मैंने, यहाँ निकाला हुआ है मैंने। तो 0.5 जो है 0.5 × 10⁻³ यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, 0.5 मिली एम्पियर। तो 0.5 मिली एम्पियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बात में ना, तो ये है हमारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000/π हर्ट्ज। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट इन द सर्किट एंड सोर्स वोल्टेज इज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको एक कॉइल दे दिया है, ठीक है। तो कॉइल है तो उसका रेजिस्टेंस भी है, उसका इंडक्टेंस भी है, मतलब सेम कॉइल में रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, और उससे हमारा करंट पास कर रहा है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखिए फेज डिफरेंस फाई का फार्मूला क्या होता है, फाई होता है tan इनवर्स, अगर हमारा LCR सर्किट है तो, ठीक है, XL - XC/R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे C है ही नहीं, सिर्फ XL है, तो XC खत्म, यानी XL/R हो जाएगा। XL की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, XL क्या होता है, XL हमारा होता है ओमेगा × L, ओमेगा होता है 2πν × L। अब क्वेश्चन में देखिए 2πν दे दिया है 1000/π, ठीक है। और L की वैल्यू भी शायद दी हुई है, L की वैल्यू दी है 10 मिली हेनरी एंड 10⁻³ ठीक है। पाई से पाई गया, 10⁻³ गया, कितना आ गया हमारा 20 ओम, ठीक है। तो XL हमारा 20 ओम आ गया, और R हमारा कितना दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है। तो 20/20 यानी कितना हो गया 1, है ना, यानी tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे करना होता है क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन,
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला जा रहा है कि LCR सर्किट है, ठीक है, और कैपेसिटेंस इज चेंज फ्रॉम C टू C/4, ठीक है, LCR सर्किट है और कैपेसिटेंस C से C/4 कर दिया, फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं हो रहा। द इंडक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम L टू NL वेयर N इज कितना होगा। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहा है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/√LC, तो ये नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, ये नहीं चेंज हो रहा, ये कांस्टेंट है, यानी ω0 इक्वल्स टू ω0 इक्वल है, ठीक है। अब ω0 इनिशियल और दोनों बराबर है, ठीक है, तो जब ω0 लिखेंगे क्या लिखेंगे √LC, और जब ω0 लिखेंगे क्या लिखेंगे √L'(C'), स्क्वायरिंग करके हटा दीजिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा L इक्वल्स टू L'(C'), ठीक है। आपको क्या चाहिएगा, आपको L', देखिए जो L है एज इट इज़ रखिए, C एज इट इज़ रखिए, L' की बोल रहे हैं कि NL हो गया, NL, और C क्या हो गया C/4 हो गया, ठीक है, तो C से C गया, L से L गया, तो N इक्वल्स टू क्या आ गया 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ए मेटल डिटेक्टर इज बेस्ड ऑन, ठीक है, तो जो मेटल डिटेक्टर होता है वो किस पे बेस्ड होता है, बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 में फिगर दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये हमारा AC सोर्स है, यहाँ पे ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर के क्रॉस से वोल्टेज, और अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, ये हमारा R है, और यहाँ पे अगेन एक वोल्टमीटर लगा हुआ है V2, ठीक है। अभी ध्यान देना है कि ये जो वोल्टमीटर है ना, ये AC सर्किट वाला वोल्टमीटर है, ये जो हमारे लैब में वोल्टमीटर होता है ना, वो वोल्टमीटर नहीं है। मतलब ये जो वोल्टमीटर क्या करता है, RMS वोल्टेज मेजर करता है, क्या करता है RMS वोल्टेज, साथ में आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज भी मेजर करके दे देगा, ठीक है। ये C है, ये हमारा R है। अब कुछ क्वेश्चन है, बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, करंट इन सर्किट लैक्स इन फेज विद वोल्टेज सोन इन V2, बोल रहा है सर्किट में जो भी करंट होगा, देखिए सर्किट में करंट या तो इधर से फ्लो करेगा या इधर से फ्लो करेगा तो ऐसे होकर जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसे फ्लो होकर जाएगा, ठीक, तो ये देखिए कैपेसिटर है और ये वोल्टेज है, ठीक है। तो इसमें जो करंट होगा और जो वोल्टेज होगा, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, करंट से लैग करता है, यानी इसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, ठीक है। और वही करंट जब यहाँ पे आएगा तो रजिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, करंट इन द सर्किट लैक्स इन फेज, करंट इन द सर्किट लैक्स इन फेज विद वोल्टेज सोन इन V2, ठीक है। तो जो वोल्टेज V2 में है उसके साथ क्या करेगा, लैग करेगा, नहीं जी, करंट इन सर्किट आर इन फेज विद V2, ठीक है, V2 के साथ फेज में होगा, तो ये ऑप्शन गलत है जी, बोला था करेक्ट, तो ये गलत है। दूसरा, द वोल्टेज सोन इन V1 इज एड इन फेज विद वोल्टेज सोन इन V2, हम बोल रहे हैं जो वोल्टेज V1 होगा ये, ठीक है, वो एड होगा V2 से, यानी इसका जो वोल्टेज होगा उसका फेज इसके फेज से ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए इसमें जो भी करंट जाएगा, इसका करंट का वोल्टेज इसका वोल्टेज सेम फेज में होगा, ठीक है। और जब करंट का वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम फेज में होगा, बट करंट का फेज और इसका वोल्टेज, इसका फेज, वोल्टेज का फेज और करंट का फेज में π/2 का डिफरेंस होता है। किसका फेज पहले होता है, ठीक है, फेज पहले होता है करंट का, करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, ठीक है, वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। तो वोल्टेज लैग, यहाँ पे करंट से लैग कर रहा है, यहाँ पे करंट वोल्टेज के साथ लीड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो V1 है, ठीक है,
जो V1 है वो क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। जो V1 है वो क्या कर रहा होगा, इससे लैग कर रहा होगा। ये करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, ठीक है, और इसमें ये करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो जब करंट लीड कर रहा है तो ये वोल्टेज क्या कर रहा होगा, इससे लैग कर रहा होगा, यानी इससे क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला वोल्टेज V1 लैग करेगा, बी ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सी, द करंट इन द सर्किट एंड वोल्टेज शोन इन V1 आर ऑलवेज इन फेज, ठीक है। बोल रहे हैं करंट और ये V1 फेज में होगा, गलत है, ये भी गलत हो गया। तो एक ऑप्शन बचा डी। बोल रहे हैं द वोल्टेज शोन इन V1, तो जिसमें जो वोल्टेज V1 में जो फेज होगा लैग्स बिहाइंड इन फेज विद वोल्टेज V2, तो V2 के साथ क्या करेगा, ये लैग करेगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज लैग करता है। मतलब अगर करंट की बात करेंगे तो जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ पर होगा, तो ये करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, और ये करंट और वोल्टेज में करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये इससे लैग करेगा क्योंकि ये दोनों सेम फेज में है, ठीक है, और यहाँ से लैग कर रहा है, तो V1 क्या करेगा, लैग करेगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला 18 नंबर बोल रहा है ना, AC वोल्टेज V0 sin omega t is applied to a resistor of combination of a resistor R and element X. The instantaneous current in the circuit is which of the following is correct, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि जो V है वो ऐसा कुछ दिया हुआ, V0 sin omega t लिखा हुआ है, ठीक है, और जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो लिखा हुआ है I = I0 sin omega t प्लस π/4, ऐसा लिखा हुआ है। बोल रहे हैं विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, और बोल रहे हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज है ना वो दो एलिमेंट है, एक R और X है, उसके साथ कंबाइंड है, ठीक है। दो एलिमेंट है, एक R है और क्या है, एक X है, उसके साथ क्या है, कंबाइंड, ठीक है। तो R और X के साथ कंबाइंड है, ठीक है। देखिए तो एक एलिमेंट R है और एक एलिमेंट क्या है, हमारा X है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ क्या है, फेज डिफरेंस, ये चीज़ क्या है, फेज डिफरेंस है, ठीक। अब देखिए हम चीज़ जानते हैं, जो फाई होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स, ठीक है, क्या चीज़, XC या जो भी होगा, यहाँ नीचे क्या होता है, R होता है, और यहाँ पे XC और XL कुछ होगा, मतलब यहाँ पे R होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे X होगा। भाई ऊपर क्या लिखते हैं, XC माइनस या XL माइनस XC/R लिखते हैं, ठीक है। तो केवल एक एलिमेंट है, मतलब या तो XC होगा या तो XL होगा, हमको नहीं पता XC है या XL जो भी है, ठीक है, मुझे नहीं पता, वो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, ठीक है, कि कोई एलिमेंट X है, एक रजिस्टर और एक एलिमेंट X है। तो एलिमेंट X या तो इंडक्टर हो सकता है तो कैपेसिटर हो सकता है, वो नहीं बोला है, लेकिन ये दे दिया कि जो फाई की वैल्यू π/4 है, ठीक है, = tan इनवर्स X/R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से X/R क्या हो जाएगा, tan π/4, और जैसे ही tan π/4 होगा, tan π/4 कितने 1, यानी X बराबर क्या हो गया, R, X बराबर क्या हो गया, R। अब जहाँ भी क्वेश्चन में X बराबर R होगा, ठीक है। अच्छा हम ये भी बता सकते हैं कि XL XC है, करंट लीड कर रहा है ना, करंट लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा होगा तो गारंटी है XC होगा। करंट अगर लीड कर रहा है, ठीक है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, तो गारंटी क्या होगा, ये XC होगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, ठीक है, तो नो डाउट XC होगा वो, ठीक है। तो ये XC हो जाएगा। तो X क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, और XC कॉस्ट क्या हो गया, R हो गया, XC कॉस्ट क्या हो गया, R हो गया। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट LCR सर्किट इज करेक्ट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, ठीक है। बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, LCR सर्किट AC सोर्स से कनेक्टेड है। बोल रहे हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, सही बात है ये, ठीक है। भाई LCR सर्किट में जो इम्पिडेंस होता है पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। बोल रहा है इफ़ द नेट रिएक्टेंस XL माइनस XC द सर्किट बिकम्स इक्वल टू द इट्स रेजिस्टेंस देन द करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 45 डिग्री, ये तो गलत बात है, ठीक है। जो नेट रिएक्टेंस है X माइनस XL और अगर इक्वल हो जाए किसके, R के, ठीक है, तो R के अगर इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे 5 हो जाता है, ये बोला 45 गलत है। बोला एट द रेजोनेंस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर इज मोर देन द अक्रॉस द कैपेसिटर, नहीं जी गलत बात है। रेजोनेंस पे XL और XC बराबर होते हैं, ये बोल रहे हैं लीड लैग कर रहा है, गलत है, ठीक है। लीड लैग नहीं, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो जब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। जब रेजोनेंस होता है तो उस टाइम पे वोल्टेज VL और VC बराबर होता है,
एट रेजिडेंस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज मोर देन, ये भी गलत है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन एन एसी सर्किट, ठीक है। तो एसी सर्किट में इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट का रेशियो कितना होगा, तो जो है इंडक्टिव का एक्सल होता है और कैपेसिटिव का एक्सी होता है। तो एक्सल क्या हो जाएगा ओमेगा एल और एक्सी क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी। इसके डिवाइड में कुछ 1 मान लीजिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर सी इंटू एल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी ऑप्शन, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। बोल रहा है कि इन ए सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड सोर्स वोल्टेज इज π/2, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है π/2 है। तो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट ऑफ द सर्किट। तो अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 है तो या तो एल हो सकता है या तो सी हो सकता है, ठीक है। आर तो नहीं हो सकता, ठीक है। ओनली सी भी नहीं हो सकता, ओनली एल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एल और आर नहीं हो सकता, क्या हो सकता, जब भी होगा तो एल और सी ही होगा। तो डी इज द, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द एलिमेंट ऑफ द सर्किट, है ना। तो एल और आर नहीं हो सकता, ओनली सी भी हो सकता है, नहीं गलत बोल रहा था मैं, ओनली सी भी हो सकता है। इसमें पूछा था कौन ऑप्शन गलत है, कैन नॉट बोला था ना, ये मिस्टेक हम लोग करते हैं। तो ओनली सी भी पॉसिबल है, ओनली एल भी पॉसिबल है, एल और सी भी पॉसिबल है, एल एंड आर पॉसिबल नहीं है। तो बोला था कौन पॉसिबल नहीं है, तो सी वाला पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन 22, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट का फार्मूला, ठीक है। तो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट का फार्मूला डी होता है एलसीआर सर्किट का, आर स्क्वायर एक्सल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, खत्म कहानी, इसका कोई मतलब नहीं है। 23, द वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन ए सीरीज टू एसी सोर्स आर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, √ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, सारा दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ए सर्किट इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज द करंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट इज लाइकली टू द कंप्राइज द सर्किट, है ना। तो बोल रहा है कि एक ऐसी सर्किट है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट किया है, पहले क्या हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो जब इम्पीडेंस डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, और इम्पीडेंस जब इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा। तो बोल रहा है पहले करंट इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये जेड का ग्राफ ड्रॉ किया, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। अगर आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं ऐसा किस में पॉसिबल है, एलसीआर में पॉसिबल है। किस में पॉसिबल है, एलसीआर में। सिर्फ एल में नहीं पॉसिबल है, सिर्फ सी में नहीं पॉसिबल है, आर एलसी में नहीं पॉसिबल है, आरसी में नहीं पॉसिबल है, एलआर में नहीं पॉसिबल है, एलसीआर में पॉसिबल है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, बोल रहे हैं ए 15 ओम रजिस्टर एंड 80 मिली हेनरी इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए 50 हर्ट्ज सोर्स, इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन फेज, ठीक है। इफ द सोर्स वोल्टेज एंड द करंट आर इन फेज देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज, ठीक है। तो बोल रहे हैं सोर्स वोल्टेज और करंट फेज में है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो सोर्स वोल्टेज और करंट फेज में हो, इसका मतलब रेजोनेंस हो गया। क्या हो गया, रेजोनेंस। ये सब बोला था मैंने आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन फेज, है ना। तो दोनों फेज में ये होने मतलब 5-0 हो गया। 5-0 का तो प्योरली कैपेसिटी, प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो गया, है ना। और ऐसा तब होता है जब रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो गया, तो एक्सल बराबर क्या हो जाएगा, एक्सी हो जाएगा, है ना। तो जब एक्सल बराबर एक्सी हो गया तो वहाँ से आप क्या कर लेंगे, ओमेगा दिया ही हुआ है, ठीक है। तो एक्सल और एक्सी बराबर करके सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन 26, ये 300 ओम रजिस्टर एंड कैपेसिटर ऑफ 25/π माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स, द करंट इन द सर्किट इज, ठीक है। तो 300 ओम का रजिस्टर है और कैपेसिटर दिया हुआ है कैपेसिटेंस, और सीरीज़ में कनेक्टेड हैं 200 वोल्ट से, ठीक है। तो सर्किट में आपसे करंट पूछा जा रहा है। तो सर्किट में करंट कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम लोग जेड निकालना है, क्या निकालना है, जेड, ठीक है। तो अगर हमको आई निकालना है, हमसे करंट पूछा है, जब हमसे ना पूछा जाए कि पीक या आरएमएस, तो हमको आरएमएस मान के चलना है। तो आरएमएस करंट क्या होता है, I = V/Z, ठीक है।
भी दे दिया है 200, जड़ निकालना है। जड़ के लिए दो चीज़ दिया हुआ है, क्या क्या, आपका रजिस्टर और कैपेसिटर। तो रजिस्टर और कैपेसिटर में क्या कर लेंगे आप, जड़ निकालने के लिए √r² प्लस x² कर लेंगे। अब x निकालने के लिए क्या कर लेंगे, 1/ωc कर लेंगे। ठीक है, वो सारी वैल्यूज आपको पता है, सॉल्व हो जाएगा। 27 आपके सिलेबस में नहीं है, मत करिएगा इसको। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द रेजोनेंट सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, तो बोल रहे हैं रेजोनेंट सीरीज में सर्किट का, LCR सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है। तो रेजोनेंस के टाइम पे जो इम्पीडेंस होता है वो R के बराबर होता है। 29 नंबर क्वेश्चन, ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस AC सोर्स एंड ऑफ EMF पीक वोल्टेज E0 एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। प्लॉट ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विद फ्रीक्वेंसी। मतलब वही वाला ग्राफ ड्रॉ करना था, ये वाला जो ग्राफ पहले ड्रॉ किया था हो जाएगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो 30 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि L दिया हुआ है, L दे दिया है कितना 0.4 हेनरी, और C दे दिया हुआ 10 माइक्रोफैराड, R दे दिया हुआ 400 ओम, सीरीज में कनेक्टेड हैं सब के सब, और V दे दिया कितना 40 sin 1000 t प्लस π/3 वोल्ट, ये दे दिया आपसे। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट जेड पूछा जा रहा है आपसे। तो जेड क्या हो जाएगा R² XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए R दे दिया हुआ है, XL क्या होता है ओमेगा इंटू L, L दे दिया है, और ओमेगा यही होता है आपका ओमेगा। ठीक है, तो XL सॉल्व हो जाएगा, XC भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, XC क्या होता है 1/ωc, C दे दिया है, हो जाएगा, और जेड निकल जाएगा। ठीक है, कोई दम नहीं है इसमें। पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, तो I0 क्या हो जाएगा आपका V0/Z, और V0 कितना दिया हुआ है 40। ठीक है, और जेड की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, जो जेड यहाँ से निकाल लेंगे, इसको यहाँ पुट कर दीजिएगा जेड, यहाँ से I0 आपका पीक वैल्यू पूछा था, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 31 नंबर क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस में नहीं है, मत करिएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन NCERT से रिलेटेड है, उसको करिएगा। ठीक है, NCERT में ये क्वेश्चन दिया हुआ करा चुका हूँ, एक बार ट्राई कीजिएगा, दिक्कत आएगा तो फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन है LCR से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अब जितने भी क्वेश्चन हैं NCR से और पावर फैक्टर से रिलेटेड, उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन LCR से रिलेटेड जो है सॉल्व कर लेंगे, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट है, गिने चुने फार्मूले हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, और ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।